बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ शफ़क़त अली कुरैशी मौजूद हैं। आज 29 दिसंबर इतवार का दिन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान को लेकर, या आप कह सकते हैं इमरान खान को लेकर। अमेरिका के अंदर जब से एक नई हुकूमत बनने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब हुआ है, उनके एक नए इन्वाय स्पेशल मिशंस के लिए जो बने हैं रिचर्ड ग्रेनल, वो जो कुछ कर रहे हैं वो तो एक शुगल बन गया। लोग रोज सुबह उठ के पूछते हैं, हाँ भाई उसका नाम ट्वीट आया कोई, किसको अब रगड़ दिया उसने? वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को रगड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी सियासतदानों को रगड़ रहे हैं जो इमरान खान के एंटी हैं, जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। वो उनकी जो आगे वकील हजरात, कोई सहाफ़ी, उनके आगे छोटे मोटे जो टाउट्स हैं उनको भी रगड़ रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ को ना फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, या आप कह लें कि हमें इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि क्या कह रहा है, बल्कि टीवी पे आके कई कहते हैं ओ जी कुछ नहीं हो गया, ये क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लेगा, और इस तरह की बातें चल रही हैं। वो बार बार हमें लाल झंडी दिखा रहे हैं, अपने अंदर की जो उनकी एक मतलब कह लें सेंटिमेंट्स है वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम परवाह नहीं कर रहे। लेकिन इसी दौरान एक और दुनिया की दूसरी सुपर पावर आप कह सकते हैं, उसने एंट्री मार दी है इमरान खान के हवाले से। मौका देखा ना उन्होंने कि इमरान खान तो रिहा होने ही वाला है, तो उन्होंने एक बहुत अहम मुलाकात की है पीटीआई की शख्सियत के साथ। असद कैसर के साथ मुलाकात हुई है, साबिक स्पीकर है, इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत नहीं, मैं मतलब मेरे अगर नुक्ता नजर से देखें, लेकिन मुलाकात के जो आउटकम्स हैं, मुलाकात के जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट उसमें क्या बातचीत हुई होगी ये भी मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस सिचुएशन में, जब सबको नजर आ रहा है कि इमरान खान रिहाई से बस थोड़ा ही दूर है, क्योंकि अमेरिका बदल चुका है जिसकी छतरी थी इस रजीम के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। और नून लीग तो माशाल्लाह वैसे ही हमें पता है कि वो पूछल है किसी की, वो जो भी पीछे लगा ले उसको। अच्छा, ट्वीट किया है असद कैसर ने भी और रशियन एम्बेसी ने भी। अक्सर ये होता है कि हम मुलाकात करते हैं ना किसी से, तो हम खुद आगे स्टेटस लगा लेते होते हैं भजन फलां बंदे से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, नॉर्मली एम्बेसीज कभी भी ट्वीट नहीं करती, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ट्वीट किया है। एम्बेसीज प्रेस रिलीज इशू करती है और बड़ी वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर बड़ी शुगर कोटेड सी प्रेस रिलीज होती है, ढके छुपे अल्फाज के अंदर। तो उस प्रेस रिलीज को सिर्फ वही रिपोर्टर समझ सकता है जिसने कोई 15-20 साल फॉरेन ऑफिस या एम्बेसीज कवर की हो। खबर ये नहीं है कि ट्वीट किया, सॉरी, खबर तो वैसे बहुत बड़ी है कि ट्वीट किया, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि एक ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में किया और ठीक दूसरा ट्वीट उन्होंने उर्दू में किया। और नॉर्मली ट्वीट एम्बेसीज उस वक्त करती हैं जब डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक एक ग्रुप को उन्होंने एड्रेस करना हो या किसी स्पेसिफिक पार्टी को एड्रेस करना हो। और उर्दू में ट्वीट करने का मकसद यह है कि ये ट्वीट या ये मुलाकात, ये पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को एड्रेस किया है और उन्होंने डिस्प्लेयर शो किया है और उन्होंने ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान जो हरकतें इस खित्ते में कर रहा है और उस हरकतों की अभी जो रिसेंटली मौजूदा रजीम वो तो खैर बीइंग स्टेट ही, या स्टेट के जो एक्टर्स हैं ऑपरेट करने वाले तो वही हैं, लेकिन एड्रेस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट को ही किया जाता है। तो वो हरकतें खासतौर पे जो अभी अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात शुरू हुए हैं, और एग्जैक्टली आप देख लें जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं और जिस तरह की चीजें वखान कॉरिडोर के बारे में, वखान के एरिया के बारे में कहा जा रही है, हम वहां हमला कर रहे हैं और उधर से प्यूटन ने स्पेशल कानून साजी करवा के तालिबान को एग्जैक्टली ये ऑप्टिक्स हैं। ये देखें ये ऑप्टिक्स क्या हैं कि बहस तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर जी जी। और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर या तालिबान की हुकूमत को लेकर अच्छे ताल्लुकात इमरान खान के थे, ये तो लड़ाई कर रहे हैं उनके बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और ये मुलाकात करता है और उसमें वो बताता है, ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं ना उर्दू वाला। सफीर एल्बर्ट खुरैफ की रुकने कौमी असम्बली और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। सफीर ने असद कैसर को रूस और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त में हासिल होने वाली अहम कामयाबियों से आगाह किया और इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी। असद कैसर ने कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से अपने दौरे रूस की खुशगवार यादों का तज़किरा किया। अच्छा, अब इसके साथ एक और कुछ लोग जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं ना, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें शायद इमरान खान के लिए भी पैगाम दिया गया होगा। असेसमेंट ये पैगाम ही इमरान खान के लिए आपकी रिहाई के लिए। आप कान यहाँ से पकड़ेंगे, कान वहां से पकड़ेंगे, बात सारी घूम फिर के शुरू हो जाएगी दोबारा। बैनुल अक़वामी सिनारियो में जो चेंजेस आ रही हैं और जिस तरह से या जिस बेवकूफ़ाना और अहमकाना अंदाज में हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी मौजूदा रजीम
उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रही है, बहुत बड़ी तबाही की बुनियाद रख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको सम अप करूंगा। सॉरी, आपको याद होगा कि सीपेक के रूट का एक विजिट करवाया गया था अमेरिकन एम्बेसडर को, और उस विजिट के ठीक चंद हफ्तों के बाद चाइनीज ने बकायदा अपने जो उनका फॉरेन ऑफिस है और जो उनका सरकारी टीवी है CGTN, वहां से उन्होंने ये खबर नशर करवाई थी कि चाइना वखान कॉरिडोर के ऊपर बड़ा तेजी से काम कर रहा है। वखान कॉरिडोर एक छोटी सी तंग सी पट्टी है जो अफगानिस्तान और चाइना को डायरेक्टली कनेक्ट करती है, पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के साथ। अब आप ये ट्वीट्स जो एक पटवारी तबका जो कर रहा है, वखान कॉरिडोर, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं डायरेक्टली सेंट्रलेशन, तो ये चीजें आप मुझे बताएं कि किस तरफ जा रही हैं। अब आप देखें, आप के जहन में सवाल आएगा कि ये तो चाइना के साथ मामला आते हैं, हम अफगानिस्तान के जरिए चाइना को टीज कर रहे हैं, तो रशिया यहाँ से कहां से बीच में आ गया। अभी रशियन प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए तालिबान को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाला है। और रशिया के साथ जो पड़ोसी ममालिक जितने भी हैं, रियासतें हैं, सेंट्रल एशियन वस्ती एशियाई रियासतें, तमाम के बॉर्डर्स रशिया के साथ लगते हैं, यानी कि अफगानिस्तान डायरेक्टली रशिया के साथ बॉर्डर्स कनेक्ट करता है। तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ताजिकिस्तान को निकाल दें, वहां पे एक छोटी सी एयरबेस अमेरिका की भी है। उसके अलावा पूरा रशिया, अफगानिस्तान, यहाँ से ईरान और यहाँ से चाइना, ये पूरा एक ब्लॉक है जो रशिया के इन्फ्लुएंस में है। इस ब्लॉक के अंदर और आप बेल्ट एंड वो क्या BR क्या है यार, BRI, वो भी वहीं से गुजर रहा है। अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या अमेरिका में आने वाली तब्दीली में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए डायरेक्टली आप छलांग लगा देंगे, आप घुस जाएंगे कि मैं रशिया को भी टीज करूं, मैं अफगानिस्तान को भी टीज करूं, मैं चाइनीज को भी टीज करूं, और ट्रंप हमें जफ्फी डाल लेगा, ट्रंप खुश हो जाएगा। ट्रंप इतना बेवकूफ तो नहीं है। और आपने ये जो कहा कि सुर्ख झंडी लहराने की कोशिश की जा रही है, या पाकिस्तानी सुर्ख झंडी लहरा रहे हैं? नहीं, मैं एक मिनट, पाकिस्तान की तरफ सुर्ख झंडी नहीं, उस पे आते हैं कि अमरीकी नई इंतजामिया जो आने वाली है वो झंडी लहरा के हमें खतरे का बता रही है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। नहीं, मैं उस पे एक चीज मैं ऐड करूंगा, वो नहीं झंडी लहरा रहे, अरना बेंसे के सामने हम झंडी लहरा रहे हैं, और एक बेंसे के सामने नहीं, ये भी कह सकते। रिंग में वो आपने बुल फाइट देखी होगी, रिंग के अंदर 3 बेंसे हैं और तीनों इस वक्त शदीद गुस्से में, नथनों से उनके धुआं निकल रहा है, और वो अपने पाँव से वो जमीन को खुरच रहे हैं, और तीनों को हम एक वक्त झंडी लहरा के, और हम ये समझ रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम किसी एक बेंचे पे सवारी कर रहे हैं। अच्छा, रशियन एम्बेसी ने ना एक पहले भी ट्वीट किया था, 4 जून 2024 को ट्वीट किया था। पाकिस्तानी बड़े हैरान हो गए थे कि ये क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था, द एम्बेसी ऑफ रशिया इन इस्लामाबाद इज क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, के हम करीब से देख रहे हैं जो भी पाकिस्तान में हो रहा है। शायद उन दिनों में साइफर का फैसला मेरे ख्याल में आ रहा था, हाँ वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड कोर्ट डिसीजंस, अदालती फैसले भी, सियासी जो सिचुएशन है। हाउएवर वी बिलीव दैट it is up to the Pakistani people to react to and comment on these development, कि सिर्फ पाकिस्तानियों के बनता है इस पे बात करें, इस पे रद्द अमल दें जो भी है। और नीचे ट्वीट करके लिखा उन्होंने, प्लीज नोट दैट ऑफिशियल पेजेस ऑफ द एम्बेसी ऑफ रशिया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर द ओनली क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन आवर एम्बेसडर्स एंगेजमेंट्स एंड एक्टिविटीज। और शायद कोई सवाल हुआ होगा ना कि शायद रशिया भी कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। अच्छा, ये साइफर का इसके बाद चल रहा था। एक भी दूसरी चीज हम साथ जोड़ लेते हैं, फिर एक ही दफा बात करते हैं। दूसरा अहम तरीन वाकया जो था वो ये था कि रजीम चेंज के बाद एक तो चाइनीज कॉन्सुलेट कराची ने ट्वीट्स करके डिलीट किए थे इमरान खान के हक में, दूसरा रशियन सफीर के साथ इंटरव्यू किया था मुनीज़ जहांगीर ने हम न्यूज के ऊपर, आज न्यूज के ऊपर, और दूसरा किसी और सहाफी ने भी किया था, जिसके अंदर उस शख्स ने इमरान खान के हवाले से सवाल हुआ ना कि इमरान खान कहता है कि मुझे हटाने में अमेरिका शामिल है और साथ में लोकल लोग भी शामिल हैं, तो क्या आप ये समझते हैं? मुनीज़ ने जब उससे सवाल किया तो उसने जवाब दिया, इंग्लिश में क्लिप है आपको सुनाऊंगा, लंबा हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो वो कहता है कि इमरान खान जो है, मतलब हम वाज़ेह नहीं कह सकते, बट आप जब किसी सुपर पावर को इरिटेट करते हैं ना, हाँ, वो विजिट कर रहे थे और उनको रोका गया, मना किया गया कि दौरा खत्म करो, वापस जाओ। उन्होंने एक मर्द होने का सबूत दिया और दौरा खत्म नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिकन इरिटेट हुए। तो डेफिनेटली फिर इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात थी, क्योंकि सारा रोला शुरू ही एक्चुअली कहा यह जाता है कि ये रशिया के दौरे से शुरू हुआ। आपने मोला जट मूवी देखी? बिल्कुल, नई वाली, नई और पुरानी। नई वाली डायलॉग तो बड़ा फेमस है उसका, मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरदा, ठीक है।
बात यह है भट्टी साहब के यहाँ पर हाजी ना हो ना, और यहाँ पे हाफज ना हो, और उनको उंगल ना आए, तो किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में मजाल नहीं है कि रजीम चेंज करे। सारी सी बात। अमेरिका के पड़ोस में जो साउथ अमेरिकन स्टेट्स हैं, कितना मतलब अमेरिका उनसे डिस्टर्ब रहता है, टीज रहता है। और क्यूबा में आपको याद होगा, तो ये हिस्ट्री है। वेनेजुएला ही देख लें, वेनेजुएला के साथ हुगो चावेज ने जो बांध दे के रखी, फेडरल कास्ट्रो कम्युनिस्ट स्टेट बन गई, और बिल्कुल अमेरिकन बॉर्डर्स पे कि रशियंस को, सोवियत्स को जरूरत ही नहीं थी कि वो आईसीबीएम या लॉन्ग रेंज मिसाइल के ऊपर कोई अपना काम करें। वो तो बहुत इजीली जाके वहां पर उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, याद होगा, दुनिया न्यूक्लियर वॉर के ध्यान पर पहुंच गई थी। और कितनी अटेम्प्ट्स की उन्होंने फेडरल कास्ट्रो को हटाने के लिए, कितनी अटेम्प्ट्स की, कम से कम 55 अटेम्प्ट्स जो CIA की डी क्लासिफाइड फाइल्स हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। तो बात यह है कि मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरदा। हम ये सारी मतलब डिस्कशन करते हैं कि रजीम चेंज अमेरिका ने करवाया, व्हाइट हाउस से हुआ, जो बाइडन ने करवाया। भाई यहाँ पर हाजी ना बैठे होते, यहाँ पे हाफिज ना बैठे होते, यहाँ पर मीर जाफर मीर सादिक ना बैठे होते, तो किसी की क्या मजाल थी कि वो रजीम चेंज यही बात तो इमरान खान कहता था, तो उसपे कहा था पर्चे करा दो। तो याद होगा सारी सियासी जमातों से प्रेस रिलीजें जारी करें कि इमरान खान मीर जाफर मीर सादिक कह रहा है, वो कहता है न्यूट्रल जानवर होता है। अच्छा, एक तरफ से उसको कहते हैं कि कहता है न्यूट्रल होना चाहिए, तो जैसे कहते हैं कि नहीं वो न्यूट्रल क्यों था, जाहिर है सिचुएशन का फर्क था ना। जब बाहर से खत आता है, आपको साइफर आता है, इसको ना हटाया तो नताइज के लिए और साइफर भी किसका आता है? आपने रिचर्ड ग्रेनेल की बात की, डोनाल्ड लो अंडर सेक्रेटरी, हमारे एक डिप्टी कमिश्नर का ओहदा भी शायद उससे सीनियर होगा, ठीक है। उसके एक लेटर के ऊपर हमने, हमारे अजी साहब ने, हमारे हाफिजों ने इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अच्छा, चलती हुई हुकूमत गिरा दी, और बताते चलती मशीन में उंगली दी। हाँ, कहते हैं कि हर चीज बड़ी ऑर्गेनिक हो रही थी यार, बच्चे को भी नजर आ रहा था सिंध हाउस की मंडी। फिर ये बातें सामने आ रही थी, एम्बेसीज में मुलाकातें, एम्बेसडर एक्टिव हुए थे। ये आपका इंग्लैंड, लोधरा में मुलाकात हुई एक हाई कमिश्नर की, मैं नाम नहीं लेता उनका, होटल्स में और बकायदा डील ब्रेक करवाएगी। बहरहाल की एम्बेसी, उसके बाद बरतानवी एम्बेसी, और ऑस्ट्रेलियन एक्टिव थी सारी की सारी। अमेरिका ज़ाहिर है इनसे काम कराता है ना सारा, और ये कहते हैं कि नहीं हम तो बड़े न्यूट्रल। भट्टी साहब, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होकर आ जाएं, डोनाल्ड लू के एक लेटर के ऊपर हमारे हाजी लेट गए, और अब आ गए रिचर्ड ग्रेनेल। और रिचर्ड ग्रेनेल क्या है? स्पेशल एनवाय और हॉट एरियाज के, बिल्कुल। और हॉट एरियाज डिफाइंड नहीं है अभी तक, अभी तक डिफाइंड नहीं है। अगर पाकिस्तान को भी हॉट एरिया में डाल या ना भी डिफाइन हो, देखो एक ही टीम के लोग हों, स्पेशल मिशंस का उसका नुमाइंदा है, तो क्या वो उससे बात नहीं करेगा? अच्छा, यहाँ पर दूसरे नुमाइंदे, हमारा मीडिया एक चीज, एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहा है। हमारा मीडिया पिछले 3-4 हफ्तों से डिबेट में लगा हुआ है, रिचर्ड ग्रेनेल आएंगे कि नहीं आएंगे, रिचर्ड ग्रेनेल की पोजीशन ऑफिशियल है कि नहीं, इन हॉट एरियाज में पाकिस्तान फॉल करेगा कि नहीं। तमाम के तमाम हमारे मीडिया चैनल्स, तमाम सीनियर नाम नहाद तज्जियाकार जर्नलिस्ट, हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भूल ही बैठे हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद नाम का भी एडवाइजर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और ज़ल्मे खलीलजाद वो शख्सियत है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिन आंखों से, जिस लेंस से साउथ एशिया को देखते हैं, माइनस इंडिया, साउथ एशिया माइनस इंडिया, वो लेंस, उस लेंस का नाम, उस चश्मे का नाम ज़ल्मे खलीलजाद है। अब अगर छोड़ दें, रिचर्ड ग्रेनेल को एक तरफ रख दें, ज़ल्मे खलीलजाद क्या ट्वीट्स कर रहे हैं यार? वो तो हाफिज साहब के पीछे पड़ा हुआ है और कैसे कैसी चीजें लिख रहा है, कब से ट्वीट्स कर रहा है, बड़े अरसे से। भट्टी साहब छोड़ दें रिचर्ड ग्रेनेल को, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि ज़ल्मे खलीलजाद को जनूबी एशिया का स्पेशल एनवाय मुकर्रर कर दिया जाए, और जनूबी एशिया में स्पेसिफिक उनको असाइनमेंट दे दी जाए कि आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखना है। उनकी गुज़श्ता असाइनमेंट भी तो यही थी ना। तो क्या मतलब किस तरह के हालात आप देखते हैं आगे? जाहिर है वो याद होगा जरदारी के बारे में से क्या ट्वीट की थी, मिस्टर 10%, ये अभी पिछले इनके रिजीम के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज यार, हम ज़ल्मे को छोड़ें, रिचर्ड ग्रेनेल जैसे इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि हम कोई ट्वीट करते थे तो पीटीआई का कोई भी वजीर अगर देख लेता है या कोई भी बंदा, तो रेलिवेंट जगह पे बात पहुंच जाती थी कि जनाब ये देखो ये हो रहा है, इसको ठीक करो। अब रिचर्ड ने क्या किया, उसने एक तो फंडिंग पकड़ ली शेरी रहमान जैसों की, मतलब वो पाकिस्तानियों ने कोट किया, उसने कहा शेरी दिस इज एनफ,
अब फंडिंग नहीं मिलेगी, जियो की $5 मिलियन की एक फंडिंग, जियो की फंडिंग पकड़ी गई। फिर सवाल सबसे बड़ा ये हुआ, उसने कहा पाकिस्तान में लोगों ने कहा ना कि इलेक्शन लूटे गए और आईएमएफ ने फंडिंग दी, यूएसएड ने फंडिंग दी। उसने आगे से क्या कहा, डायरेक्टली एड्रेस किया आईएमएफ को, यूएसएड को। तो अब आप सोचें कि तो बत्ती जब वो लगी हुई है, पोजीशन में बैठे होंगे, लाल बत्ती कैबिनेट मीटिंग में बैठे होंगे, 45% वोट है, आपको मालूम होना चाहिए आईएमएफ में अमेरिका का, और वो आईएमएफ के डायरेक्टर को बुला के पूछेंगे कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है, आईएमएफ ने जो जो कंडीशंस रखी, जो टीओआरस रखे, क्या पाकिस्तान ने वो पूरे किए कि नहीं किए? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा। आपको मालूम है इस वक्त 800 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपको मालूम है 2,500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो हमने आईएमएफ से कमिट किया था बिजली के शोबे में खत्म करेंगे, वो नहीं किया। आपको मालूम है कि तमाम सूबों ने एफिडेविट जमा करवाया था कि हम सरप्लस बजट शो करेंगे। और पंजाब 3 महीने बाद पूछे, 6 महीने बाद पूछे, साल बाद हमारे पास बजट सरप्लस होगा। पंजाब इस वक्त 165 अरब रुपए खसारे में चल रहा है। भट्टी साहब, सिर्फ ये चंद एक पॉइंट ही काफी हैं। जाहिर है वो तो रगड़ा निकाल देंगे ना। फिर ऊपर से जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके ये रिपब्लिकन्स बहुत ज्यादा, हालांकि डेमोक्रेट्स के बारे में कहा जाता था कि वो बड़े इन चीजों पे करते हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स वहां पे वही दुश्मनी है जैसे इमरान खान की यहाँ पे इनके साथ है, उनकी उनके साथ है। अब वो डेमोक्रेट्स को जलील करने के लिए एक पाकिस्तान का केस ही उठा दें कि देखिए ये रजीम चेंज करवाया, अगर वो जुल्म करवाया, अगर वो डोनाल्ड लू का लिखा हुआ साइफर या डोनाल्ड लू की पाकिस्तान के साइफर, तो खैर डोनाल्ड लू ने नहीं लिखा था, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर ने उस मुलाकात के पॉइंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अगर वो डोनाल्ड लू को सेनेट की कमेटी में बुला लें। आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठने वाले ओहदेदार का इम्तिहान होता है, सबसे टफ इम्तिहान ये होता है कि उसे ये कहा जाए कि आपने हलफ लेना है। 90% लोग भट्टी साहब हलफ उठाने से पहले रिजाइन कर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हलफ का मतलब होता है कि 1% झूठ जेर जबर पेश भी अगर आपकी झूठी साबित हो गई तो जेल जाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। चार्जेस सीधे सीधे। और वहां पे जलालत जो होती है ना, इस तरह आपने एक रियासती ओहदे पे बैठ के फिर जो जुल्म हुआ 2.5-3 साल में पाकिस्तान में, आप वो देखो ना यार, मतलब दुनिया डॉक्यूमेंट कर करके पाकिस्तान, इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, सब ने अब वो पेश कर दिया कि लोग कत्ल किए गए, लोग मारे गए, औरतें उठा दी गई, बच्चे, पता नहीं क्या, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक रजीम चेंज के बाद। भट्टी साहब, ज्यादा कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आकर सिर्फ यूरोपीय यूनियन को कहते हैं कि आपने जीएसपी नहीं, आपने पाकिस्तान का इलेक्शन कवर किया, आपने एक रिपोर्ट बनाई थी, आप वो इशू करें। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली नहीं कहेंगे, स्टेट डिपार्टमेंट कह दे, स्टेट डिपार्टमेंट का कोई ओहदेदार यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर को कह दे, प्राइवेटली कह दे, पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली कह दे। या आप एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए कि नेटो की फंडिंग के किसी मामले पे सपोज करते हैं ना, या यूरोपीय यूनियन के कोई टैक्स वैक्स के मामलात पर, या चाइना के स्पेसिफिकली ट्रेड वॉर जो एक्सपेक्टेड है उस मामले पर, रिचर्ड ग्रेनियल यूरोपीय यूनियन की किसी मुनाफकत को एक्सपोज करने के लिए ट्वीट कर दें कि आपकी जो इलेक्शन की रिपोर्ट थी पाकिस्तान के इलेक्शन को जो कवर किया, वो कब पब्लिक कर रहे हैं। यार वो जर्मनी का रगड़ा निकाल रहा है, जब सफीर था तब भी, अब भी जर्मनी को रगड़ रहा है। ये भट्टी साहब, ये तो सिर्फ एक छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज खबर में आपके साथ शेयर करता। अच्छा, नहीं, एक पॉइंट रह गया वो दरमियान। जी, अमेरिका और अमेरिकी जो सोसाइटी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बड़ी सेंसिटिव है, बहुत पाकिस्तानी उनको बता रहे हैं कि यहाँ पाबंदियां हैं, मीडिया ये वो फला, हमने रिचर्ड ग्रेनल की कवरेज पे पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान में सरकारी तौर पर। अब किस तरह लेंगे वो इस चीज को? बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे जो पाकिस्तान में एम्बेसडर साहब हैं, ये मुझे एक एम्बेसडर ने बताया, मैं नाम नहीं कोट कर सकता उनका, उनको पैगाम भेजा गया और वीडियो मीटिंग के जरिए उनकी बड़े अहम ओहदेदारों के साथ, पाकिस्तान के टॉप लेवल के ओहदेदारों के साथ उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें उनको कहा गया है कि जितने डॉलर्स लगे, जितना पैसा लगे, आप बराए मेहरबानी किसी तरह खुदा का नाम लें, आप लॉबिंग करें, आप लॉबिंग फर्म जाहिर करें, आप सिफारिशें करवाएं, आप अपने तमाम जो सोर्सेज हैं, आपके पास 1 महीने का टाइम है। ये ट्वीट्स और एंटी पाकिस्तान, बेसिकली तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान का, लेकिन एंटी रजीम जो इन्वायरमेंट है, ये जो परसेप्शन बन गई है, 1 महीने के अंदर अंदर आपने इस परसेप्शन को खत्म करना है। $5 करोड़ लगे, $10 करोड़ लगे, $20 करोड़ तक का उनको कहा गया। आपको मालूम है बहुत सारा सीक्रेट फंड भी होता है। $20 करोड़ तक का उनको कहा गया है कि आपने सिर्फ इस परसेप्शन को खत्म करना है, इस इमेज को खत्म करना है
जो रिचर्ड ने बना दिया, जो बना दिया, जो पाकिस्तान के बारे में इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बना हुआ है। अच्छा जी, आपने कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं करवाने हैं, आपने कोई डील नहीं ब्रेक करवानी। अगर आप ये ना कर सके तो सब बिस्तरे बांध लो, बिस्तरे बांध के पैकिंग करके वापस शुगल आ की जाए। बात है। मुझे लगता है ये ना नुसरत जवेद की बात इनको समझ आई है कि भाई वो पैसे लेके लॉबिंग की उसमें आ जाते हैं। हालांकि उसने नुसरत जवेद को इस बात पे रगड़ के रख दिया, वसीम बदामी का रगड़ा निकाल दिया, क्योंकि उसमें वो हनीफ अब्बासी ने जो कुछ कहा था उसने वसीम को रगड़ दिया कि तुम कैसे साफी हो, साफी का काम तो होता है झूठ पकड़ना, तुम तो झूठ नहीं पकड़ रहे हो, तुम तो उसके साथ चुप करके हाँ 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 लगे। तो भाईजान और फिर 20 तारीख आने वाली है और ये सारी चीजें ज़हन में रख लो, जो पीटीआई के साथ हुआ, जो इस मुल्क में हो रहा है, जो इलेक्शन हुए, जो रिजीम चेंज हुआ, उनकी जाती दुश्मनी, प्लस रिचर्ड के ऊपर पाबंदी लगा दी हमने कि टीवी पर कवरेज नहीं। डोमेस्टिक और इंटरनल मैटर्स को तो आप यहीं इस पूरी डिस्कशन में दफन कर दें। मैं सिर्फ इसको सम अप करूंगा कि बुल रेस के रिंग के अंदर 3 अरना भैंसे खड़े हैं और बीच में सुर्ख झंडी लेके ना दोनों हाथों में तीनों जो भैंसे हैं ना उनको दिखाई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो अरना भैंसा है ना उसके ऊपर सवारी कर लें छलांग मार के। सही, ये नहीं पता कि उन तीनों के बीच में हम पिस जाएंगे और लुभाने की कोशिश की जा रही है। लुभाना समझते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने नोट विखा मेरा मूड एल्योर करना। तो मतलब 20 तारीख खतरे की बहुत बड़ी घंटी निकले और परेशान तो बड़े बैठे हैं अंदर से। पहले इन्होंने पाबंदी लगाई कि कोई गुफ्तगू नहीं करेगा उसके ऊपर, अब उस पर पाबंदी लगा दी कि भाईजान इसके ट्वीट से तो अवाम का मोराल अप होता जा रहा है यार, ये तो अवाम अंदर हमसे ज्यादा पॉपुलर हो गया और प्रैक्टिकली वाकई उसने ऐसी ट्वीट रीट्वीट कर दी है। इमरान खान के लिए दिन रात कंपेन कर रहा है, कुछ और एमपीज भी शामिल, सेनेटर्स भी शामिल, और अब आ गया ना ट्रंप ने और ट्रंप से मुलाकातें हो चुकी हैं सजाद बर्की की और बाकी सबकी भी। ऊपर से रशिया की एंट्री हो गई है, वो भी आ रहा है कि भाईजान हम भी थे बड़े राहों में, भूलना मत, हमने भी कोशिश की थी, अपनी थी बातचीत की थी और ज्यादा इनको लिफ्ट नहीं करवाई थी। और जाहिर है इमरान को तो पसंद करेंगे ना रशियन, किस सिचुएशन में रशियंस और चाइनीज का डिस्प्लेयर भी बेसिकली वो भी यही इशारा दे रहा है कि वो चाहते हैं कि इनफ इज इनफ, और जो कर रहा है असल मसला पता क्या है, पीछे हम वो गंदा बच्चा है जो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, बाकियों की तबाही भी कर रहा है, चीटे उनके ऊपर जा रहे हैं, उनके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं यार, कितनी दफा साफ करें। तो हमारा काम क्या है कि हम या आपस में अंदर लड़ते हैं, नहीं तो बाहर किसी ना किसी से लड़ते रहते हैं, किसी के साथ सुकून में नहीं रहते। तो चाइना इस पॉलिसी पे चलने के लिए नहीं, उसने इसीलिए BRI शुरू करवा के CPEC और ये वो किया था कि यार कमाओ खाओ, आपे भी खाओ सानू भी खवाओ। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें बंदूकों का शौक है, जंगों का शौक है, हम लड़ाकू हैं। वो कहते हैं ना मैं बहुत बदमाश हूँ, हमें लड़ने का शौक है, हमें आगे बहुत मजा आने वाला है। सिचुएशन जो है ना बड़ी बनने वाली। वीडियो तो लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है आपको डिस्कशन शायद पसंद आई होगी, यकीनन पसंद आई होगी। तो सवाल हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, आपकी कोई राय हो तो वो भी जरूर दें, और कुछ भी क्रिटिसिज्म हो हमारे ऊपर तो खुल के करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आपको उस पर भी जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है।